सो वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। चैप्टर 3 है ये, एक्चुअल में काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है और चैप्टर 3 का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें सबसे पहले ये तीन चीज़ें समझनी ज़रूरी है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की स्टडी करते हैं, उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन की, उसके मोशन की स्टडी नहीं करते। क्या कहता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी वो क्या है, रेस्ट पे है। तो इसका मतलब मोशन की बात ही नहीं हो रही है। और इन इक्विलिब्रियम, रेस्ट पे है या फिर उस पर फोर्सेस लगाने के बाद भी वो इक्विलिब्रियम में बना हुआ है। तो क्या करते हैं हम, उसकी जब स्टडी करेंगे तो वो कहलाता है स्टैटिक्स। ऐसी उसके नेक्स्ट सेकंड ब्रांच आती है काइनेमेटिक्स। इसमें क्या करना है हमें, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी तो करना है, लेकिन वो मोशन किसकी वजह से डेवलप्ड हुआ, प्रोड्यूस हुआ, उसका नहीं जानना। यानी कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ना है। कॉज ऑफ मोशन क्या हो सकता है? फोर्स होगा। अगर किसी ने फोर्स को धक्का दिया है तभी तो वो चलेगा, वरना न्यूटन्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो चीज़ रुकी है रुकी रहेगी, जो चल रही चलती रहेगी। तो जब तक हम उसे फोर्स नहीं लगाएंगे उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा। तो हमें मोशन की स्टडी करना है, लेकिन क्या करना है, हमें कॉज ऑफ मोशन नहीं देखना है। वो कहलाता है काइनेमेटिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। लेकिन इसमें भी क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ टाइम इज़ इसेंशियल। आपको टाइम तो मेज़र करना ही पड़ेगा। जैसे स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसके लिए टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका मेजरमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इसी में मोशन की स्टडी कर रहे हैं और साथ ही साथ कॉज ऑफ मोशन भी देख रहे हैं। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये आगे हम किस में आ गए, डायनेमिक्स में आ गए। क्लियर, बात समझ में आ गई भाई। ये तीन ब्रांचेस हमारी है, डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द कॉज ऑफ देयर मोशन, यानी हम फोर्स की भी स्टडी करेंगे। अब हमें जो अभी स्टार्ट में पढ़ना है वो फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हम सीधे सीधे चलने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। किस में चलने वाले हैं? काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, टाइप ऑफ मोशन क्या है। तो ये जो मोशन करता है कोई भी मोशन पार्टिकल ऑब्जेक्ट, वो 3 टाइप्स के मोशन करता है, जिसे हम ब्रॉडली क्लासिफाइड किया है। देखो क्लासिफिकेशन कई बेसिस पे होता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई जितने इंसान हैं सबको डिवाइड कीजिए, तो कोई कहेगा भाई 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, एक तरफ ब्लैक एक तरफ वाइट, एक तरीका हो गया। दूसरा मेथड होता है भाई हाँ भाई 6 फीट के ऊपर वाले अलग करो, 6 फीट के नीचे वाले अलग करो। तीसरा कहेगा भाई इस रिलीजन वाले अलग करो, इस रिलीजन का अलग करो। चौथा बोलेगा भाई कि इसमें क्या करो, कास्ट वाइज डिवाइड कर लो। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न अलग अलग होता है। तो यहाँ जो डिवीज़न किया गया है वो डायमेंशनल के यूज़ किया गया है। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। इसका एग्जाम्पल क्या है समझिए। 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब वो एक ऑब्जेक्ट हुआ, धीरे धीरे ऐसे चल दिया, स्ट्रेट लाइन, यानी किसी एक्स में चल रहा, वाई में चल रहा या जेड में चल रहा, ये क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशनल। ऐसा मोशन जो कि 2 डायमेंशन कवर करता हो, जैसे एरोप्लेन 2 मोशन, क्या हो रहा है, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में, जेड में डिफरेंस नहीं है, सीधे सीधे एक्स और वाई में, सॉरी नहीं। एरोप्लेन जब इस तरीके से जाए और टर्न भी करे तो ये 3 डायमेंशनल होगा। 2 डायमेंशनल क्या होगा वो समझिए, सन के अराउंड जो अर्थ रोटेट कर रहा, ये 2 डायमेंशनल हो गया। एक्स बदल रहा, वाई बदल रहा, ठीक है, ये हो सकता है ना। मतलब कोई 2 डायमेंशन बदलेंगे वो होता है 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल होता है एरोप्लेन का मोशन, कि जब इस तरीके से टेक ऑफ करते हैं, टर्न करते हैं, तो क्या होने लगता है, वहाँ पर 3 डायमेंशनल मोशन होता है। क्लियर, तीनों डायमेंशन समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपने आगे के टॉपिक पर, वो आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको मैंने वेक्टर पढ़ा दिया है, तो वेक्टर में आपने जानते होंगे कि जो स्केलर है उसमें डायरेक्शन नहीं होता और जो वेक्टर होता है उसमें डायरेक्शन होता है। पहली बात तो ये हो गई। तो जो स्केलर होगा वो एक्चुअल में बताएगा क्या डिस्टेंस, वो बताएगा लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक्चुअल में इसमें क्या होगा, आपको पाथ देखना पड़ेगा कि वो किधर से गया, और इसमें आपको पाथ देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ,
मान लीजिए ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी। मैंने लिखा ए बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी वाया सी। एक बॉडी ए से बी मूव कर रही है, लेकिन किधर से गई? सी होते हुए, यानी वो इधर गया फिर इधर गया। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना हुआ पता है? यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस होगा ए सी प्लस सी बी। जितना पाथ उसने ट्रैवल किया है पूरा नोट कर लीजिए, वो होगा डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं पूछूँ डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन देखनी है और फाइनल। इन दोनों के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट लाइन वाली, वो ड्रॉ कर दीजिए, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। यानी ए से चला है, कहाँ पहुँचा है? बी। बस अब किधर से गया पता नहीं, नदी से तैर कर गया, पहाड़ से चढ़ के गया, मुझे कोई मतलब नहीं। तो क्या लिखना है डिस्प्लेसमेंट में? क्या लिखेंगे? ए बी सिर्फ। क्लियर? समझ में आ गया भाई सबको? अच्छा मान लो मैं कहता हूँ ए बॉडी मूव फ्रॉम ए टू ए वाया सी एंड बी। तो बताओ डिस्टेंस कितना हुआ? ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। ए से ए पहुंचा तो क्या हुआ? 0। क्लियर? तो इस तरीके से क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने डिफरेंस समझ लिया। अब आ जाते हैं आगे है स्पीड। क्या है भाई? स्पीड। तो देखो स्पीड क्या होता है, अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम कर दें तो हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड, और यहीं पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाए तो क्या कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी आप लिखेंगे वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये जो स्पीड होता है वो 4 टाइप्स के हैं, सबको समझिए आसानी से। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बाइक स्टार्ट किया यहाँ से और 40 की स्पीड से लगातार, ना काटा इधर जा रहा ना उधर जा रहा, लगातार 40 की स्पीड से चलते चलते अमीनाबाद पहुँच गए। ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। क्या हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा क्या होता है? दूसरा है वेरिएबल, जिससे हम एक्चुअल में चलते हैं। गली से निकल रहे हैं तो 20 की स्पीड है, चौराहे पे गए तो 25 हो गई, हाईवे मारा तो 60 की मार दिया, तो क्या होगा? ये है वेरिएबल स्पीड। क्या हो गया? हाँ। आगे है एवरेज स्पीड। अब एवरेज क्या होता है? देखो एवरेज है, मान लो हम जाना चाहते हैं अमीनाबाद और मुझे जाना है हज़रतगंज होते हुए, या तो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, समझो यही वाला एग्जाम्पल देते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। वो ए सी से गया फिर ऐसे गया, तो जब मान लो इधर जो गया वो 30 मीटर पर सेकंड से गया और इधर चला वो 40 मीटर पर सेकंड से। ठीक है? तो जब मैं कहता हूँ कि भाई चलो एवरेज स्पीड पता करो, तो लोग करते क्या है, गलती क्या करते हैं? वो कहते हैं कि भाई 30 + 40 अपॉन 2, 1 सेकेंड 2, तो यहाँ आ गया 35, जो कि गलत है, जो कि गलत है। आपको स्पीड को स्पीड से जोड़ करके डिवाइड नहीं करना है, बल्कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। निकालना एवरेज स्पीड है और आपको 3 स्पीड दिया हुआ है, 2-3 स्पीड, तो सबको जोड़ करके डिवाइड मत कर देना, बल्कि उससे निकालना डिस्टेंस। ये जो स्पीड दिया हुआ है इसे क्या निकालोगे? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को जोड़ना और टाइम से डिवाइड करना, तब आएगा तुम्हारे पास क्या? एवरेज स्पीड। क्लियर? तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। चौथा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। थोड़ा ध्यान दो भाई, हमारी बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है ना, क्या होता है? स्पीडोमीटर, उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वो हमें देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम चल रहे हैं, कभी 30, 35, 40, 20 ऐसे चलते रहते हैं। एट इंस्टेंट, उस टाइम पर जो स्पीड होगी वो बताएगा बस। पिछला स्पीड क्या था उससे मतलब नहीं, आगे क्या स्पीड होगी उससे कोई मतलब नहीं। एट इंस्टेंट जो होता है स्पीड वो बताता है, तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या होता है? यहाँ लिखेंगे
स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या लिखेंगे? लिख लीजिए अपने में, स्पीडोमीटर मेजर इंस्टेंटेनियस, पूरा लिख लेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ज़रा एक साथ समझिए, सेम ऐसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी को भी। बस फ़र्क क्या है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूला वही लिखा देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब वो भी 4 टाइप का होता है ऐसे ही। क्या होता है? 4 टाइप्स का ऐसे ही, ऐसे ही लिख दीजिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे ही सेम नोट कर लीजिए उसमें अपनी कॉपी में। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए 2 बेहतरीन न्यूमेरिकल हैं, दोनों से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आने वाली हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ए बॉय वॉक्स 10 मीटर ईस्ट इन 2 सेकेंड्स। चलो जैसे कहता है वैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ से वो चला, मान लो पॉइंट ए से, और ईस्ट की तरफ, इधर हुआ ना, इधर ये चला ईस्ट की तरफ। कितना चला? 10 मीटर ईस्ट इन 2 सेकेंड। ये होगा 10 मीटर चल दिया उसने 2 सेकेंड में, यानी पहला जो टाइम हुआ वो 2 सेकेंड है, और डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 10 मीटर। फिर कह रहा है देन 5 मीटर वेस्ट इन 3 सेकेंड। अब क्या हुआ? फिर वेस्ट वापस आ गया, यहीं से 5 मीटर यहाँ हुआ ना, वापस आ गया। तो ये ए, बी और सी, तो फाइनल पोजीशन क्या है उसकी? सी। फाइनल पोजीशन क्या है? सी। चला यहाँ से, पहले गया बी पर, फिर सी पर। तो इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन सी है, ये याद रखिएगा। फिर आगे क्या कह रहा है? एवरेज स्पीड पता करिए और एवरेज वेलोसिटी पता करिए। चलो ध्यान देते हैं। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? 15। पहले 10 इधर गया, फिर 5 वापस भी तो आया, तो यानी हो गया 10 + 5। और टाइम पहली बार में उसने लगाया था 2 सेकेंड और दूसरी बार में 3 सेकेंड, तो 2 सेकेंड + 3 सेकेंड, ये हो गया 15/5 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है, दूसरी बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक बात बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना? हाँ, कोई 15 न कह दे, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल देखना है। तो यहाँ इनिशियल, ये फाइनल, यहाँ बीच डिस्टेंस बची कितनी है? 5। तो ये हो गया 5, और टाइम तो उतनी लगा ना, 2 + 3, तो कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया टोटल एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, समझ में आया भाई सबको? आ गया ना? सेकंड क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। क्या कह रहा है? ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट v1 स्पीड। देखो यहाँ से चला यहाँ तक, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। किस स्पीड से गया है? v1 से। चलो मैं यहाँ से ऐसे लेके जा रहा हूँ, ये चला v1, किससे? v1 स्पीड से। और फिर कह रहा है एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू एट v2 स्पीड। तो बी से ए वापस लेके आओ, वापस आ रहा है किससे? v2 स्पीड से। ठीक है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एवरेज टाइम। देखो ध्यान दो, पहले बात तो जाने में उसको t1 टाइम लगा होगा, और डिस्टेंस कितना है? d। आने में उसे t2 टाइम लगा होगा, और डिस्टेंस कितना है? d। क्या d अलग होना चाहिए? वो तो सेम होगा। टाइम अलग हो सकता है, क्यों? दोनों बार वेलोसिटी बदल गई थी, v1 से गया, फिर दूसरी बार v2 से गया। पता चला पहली बार में बाइक 40 से चला रहा था, दूसरी बार में 60 से वापस आया, तो टाइम तो बदल गया ना। हाँ, अब क्या कह रहा है? एवरेज वेलोसिटी। तो ताहा बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना होगा?
टोटल डिस्प्लेसमेंट, हाँ कितना आएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, 0, क्योंकि V1 से गया V2 से आया, तेल फूंक दिया लेकिन गया नहीं बेचारा कहीं, है ना, तो फादर उसको मारेंगे ज़रूर, कोई काम तो किया नहीं तुमने। ये कितना हो गया, 0। अगर वेलोसिटी में देखा जाए तो, समझ गए। अब किसी से मिलने जाना तो मिल के तो आया होगा, उसके बाप को क्या मालूम किससे मिलने गया था। अब तहा किससे मिलने जाते किसको पता, ठीक। 70,000 का मोबाइल लियो, कहीं तो मिलने जाते होगे नहीं। चलो ध्यान दो इधर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जाग जाओ, तुमको नींद आ रही बार बार। इधर देखो, एवरेज स्पीड, ये सीखो, ये मेन चीज़ है। एवरेज स्पीड क्या होती है बताइए भाई, ताहा बताओ। टोटल, हाँ वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस अपॉन अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना कवर किया, जाते हुए d और फिर आते हुए d, वापसी में टाइम t1 और t2। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। क्या जाते हुए में, ध्यान देना, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = d/t। यहाँ से t क्या लिख सकते हो, d/v लिख सकते हो ना, ध्यान देना। अगर जाते हुए ये 3 चीज़ें थी, मैं t1 लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ d/v1, सही है। वापसी में आते हुए ये 3 पैरामीटर से अगर मैं लिखूँ t2 = d/v2, सही है। बस यही चीज़ यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा, d 2d कर दो, 2d/d/v1 प्लस d/v2। क्या d कैंसिल कर सकते हैं, d कॉमन ले लोगे, ऊपर से कट जाएगा, तो ऊपर आ गया 2/1/v1 प्लस 1/v2। देखो 2 यहाँ v1 v2 LCM ले लो, यहाँ जगह v1 प्लस v2, यानी ये आ गया 2v1 v2/v1 प्लस v2। ये क्या आया, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड, वेलोसिटी नहीं एवरेज स्पीड, ये आ गया आंसर। अब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ गलती कहाँ करते हैं हम लोग, गलती कहाँ करते हैं जब तुम्हें एग्ज़ाम में दिया रहेगा ना, क्या कहा भाई v1 स्पीड से जा रहा है, v2 स्पीड से आ रहा है, एवरेज बताओ, तो लड़के क्या करते हैं, वो करते हैं ऐसे, v1 से गया था, v2 से आया था बाई 2। ये गलत है, ऑप्शन में दिया रहेगा, आप कभी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये भी ऑप्शन में दिया रहता। मैं अगर क्वेश्चन बनाता हूँ ना तो मुझे ये तो अंदाज़ा होता है कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, उन गलती वाला आंसर भी मैं लिखता हूँ ताकि तुम गलती करो और फ़ौरन तुम्हें ये आंसर दिखे तो तुमको अच्छा मेरा सही है, और तुम टिक मार दोगे, कहाँ आंसर दिख तो रहा है, समझ गए। तो हर एग्जामिनर ये करता है, जब भी वो क्वेश्चन बनाएगा तो उसे कम से कम 2-3 रास्ते पता होते हैं कि तुम इधर उधर से जा सकते हो, तो उस चप्पे चप्पे पे भी क्या बनता है, पुलिस बिठा देता है वो, कि तुम उधर से जाओगे तो पकड़े जाओगे, चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे फटाफट जल्दी से। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिए, मैं आपको सिर्फ गाइड कर दे रहा हूँ, इसको सॉल्व आप खुद करेंगे। कह रहा है ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ एट v2 स्पीड, यानी मान लीजिए वो पॉइंट A से चला और B तक पहुंचा और B से चला C तक पहुंचा, तो ये भी D है और ये भी D है, रिमेनिंग हाफ है ना, टोटल मान लो डिस्टेंस 2D है, तो ये भी D और ये भी D, और क्या है V1 और V2 स्पीड से, ये हो गया V1 स्पीड से और ये V2 स्पीड। जाहिर सी बात है T1 अलग अलग होगा क्योंकि दोनों में क्या हो गया, वेलोसिटी बदल गई है। तो कह रहा फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, सेम वैसे कुछ कॉन्सेप्ट आया। अब ये बात है कि एवरेज वेलोसिटी इसमें ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ दिखेगा, d+d दिखेगा, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो हो गया था, ये फ़र्क आ गया। बाकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, स्पीड में वैसे भी कर रहे थे d+d/t1 + t2 करेंगे, वैसे ही करेंगे, और फिर t1 और t2 की वैल्यू v और d के फॉर्म में रख करके सॉल्व कर देंगे, समझ गए। तो गाइड कर दिया मैंने, एकदम सेम वैसे ही आंसर आएगा, वैसे सॉल्व करिएगा।
चलिए मैं आपको 3 वाला करा देता हूँ जिसमें उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, वो कर लीजिए पहले। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 सीख लीजिए। कह रहा है ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड v1 v2 एंड v3। देखो 3 डिस्टेंस में पार्ट में डिवाइड कर दो, एक हो गया ए, बी, सी और डी, तो ये भी डी, ये भी डी और ये भी डी, ठीक है। और ये इसकी वेलोसिटी है v1, यहाँ पर वेलोसिटी v2 और यहाँ पर वेलोसिटी v3। यहाँ पर टाइम t1 हो जाएगा, यहाँ पर टाइम t2 और यहाँ पर टाइम t3। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मैं आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना दिखा दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d प्लस डी अपॉन क्या होगा? समझते जाइए, नोट मत कीजिए। v1 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3। यहाँ क्या हो गया? 3d। और मैंने कहा था ना t1 को किस में, d और v के फॉर्म में रखो, तो t1 क्या हो जाएगा? d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन d कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, ऊपर आ जाएगा तुम्हारे पास 3 और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। देखो यहाँ तुम एलसीएम लोगे v1 v2 और v3, तुमने इसमें से एलसीएम ले लिया। जब तुम v1 से डिवाइड कर दो क्या बचा? v2 v3, यानी यहाँ लिखोगे v2 v3 प्लस v2 से डिवाइड करो क्या बचेगा? v1 v3 और v3 से डिवाइड करो तो v1 v2, यानी सिंपल से हमारे पास आ गया 3 v1 v2 और v3 अपॉन v1 v2 v3 सीरीज बना दो v3 v1, यही होगा। आगे आंसर क्या है? ये एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? यही ट्रिपल टी रहेगा और यही टाइम रहेगा बस, क्योंकि वापस नहीं आया है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सेम हो जाएगी इस केस में, कोई चेंज नहीं होने वाला। क्लियर है? बस समझ में आ गई? नहीं, एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, वही होगा डी, तो तीनों ऐसे ऐड कर देंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? ये डी चला, फिर डी चला, फिर डी चला। भाई इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, और फाइनल पोजीशन क्या है? डी। तो 3D तो चला है, 3D इसमें भी चला है। फ़र्क तब आता जब हम इसको वापस ले आते। जानते हो क्वेश्चन क्या बदलेगा? क्वेश्चन ऐसे कर देगा, उसने कहा कि वो पहले ए से बी गया डी डिस्टेंस, फिर बी से सी गया डी डिस्टेंस, और फिर वापस आ गया डी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ़र्क हो गया, क्योंकि डिस्टेंस हो गया 3D लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2D। यहाँ से सिर्फ D हो गया डिस्प्लेसमेंट। वो गया तो यहाँ ज़रूर था लेकिन वापस आ गया ना। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस कितना है? D। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट D हो गया लेकिन टोटल डिस्टेंस 3D। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है ना। चलो नोट कर लो जल्दी से इसे, फिर आगे एक और क्वेश्चन कराते हैं अच्छा सा। चलिए, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एग्जांपल देखिएगा ना, और आपको इसमें आंसर करना है। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है और ये इस तरीके से है। एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसका जो रेडियस है वो आर है। एक आदमी ए से चला और बी तक पहुंच गया। बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ए से चला और बी तक पहुंच गया। फिर से बताइए। हाँ, 1/2 2πr, मतलब टोटल पेरीमीटर क्या करना है? डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ये हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट 2r ए बी, ये आर इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी। नहीं समझ में आ रहा? ध्यान दो फिर से।
एक आदमी ए से चला और ऐसे करके घूमते 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 बी तक पहुंच गया, बीच में से नहीं आया बल्कि ऐसे आ रहा, पाथ ही मैंने बताया था ना स्टार्ट में। अब मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करूँ। टोटल होता है 2πr, चूँकि ये आधा ही चला है हाफ, तो 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट आपको रास्ता देखना ही नहीं है, ये देखो कहाँ था और कहाँ पहुँचा, यहाँ था और यहाँ पहुँच गया, तो दोनों के बीच की लेंथ कितनी हो गई 2r। ठीक है, चलो मान लीजिए वो ए से चला और ए पर ही पहुँच गया। सेकंड केस में बताइए, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस ए से चला और ए पर पहुंच गया, तो डिस्टेंस बताइए 2πr, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ ऐसे है 90 डिग्री पॉइंट सी। हाँ, अब बताओ ए से चला और सी पर पहुंचा, तो डिस्टेंस बताओ। ए से चला और सी पर पहुंचा, तो डिस्टेंस बताओ ना। 2πr नहीं, 3/4 2πr। एक बात बताओ, समझो, इसके 4 पार्ट कर दो। कितने पार्ट? 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, 4 पार्ट हुए। इन 4 में से कितने पार्ट चला? 3। 1 2 3, 3 चल गया। कितने पार्ट थे? 4, तो 3/4 चला। किसका? 2πr का। समझ गए? अगर यही होता, देखो इसी में हो जाएगा, अभी जो पहला वाला आंसर था ना, इसी में आ जाएगा। मैं कहता हूँ ए से बी तक चला, तो तुम कहोगे 4 पार्ट है, 2 पार्ट चला, तो यहाँ लिखोगे 2/4। 2/4 का मतलब 1/2 आएगा, वही आंसर आएगा। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कैसे पता करोगे? हाँ, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करोगे और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे आप। कैसे? r ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ? √r² प्लस r², क्या हो जाएगा? 2r², यानी √2r। डिस्प्लेसमेंट ये होगा। समझ में आ रहा है भाई सबको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्लियर हो रहा है? चलो एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं। एक बनाते हैं क्यूब, ये बना दे रहे हैं हम लोग क्यूब। ये एक क्यूब हो गया और इसके जो जितने साइड हैं उन सब की लेंथ सेम है। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ये पॉइंट ए है। एक आदमी ए से चला, बी पर पहुंचा, बी से चला, सी पर पहुंचा और सी से चला, डी पर पहुंचा। समझ गए? पाथ क्या रहा? ए बी टू सी, सी टू डी। कह रहा है डिस्टेंस बताओ ज़रा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3a। वेरी गुड। पहले स्मॉल ए चला, फिर स्मॉल ए चला, फिर स्मॉल ए चला, तो 3a चला। पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ ज़रा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच की स्ट्रेट लाइन एकदम, यानी ये जो है ये जो लाइन होगी इसकी लेंथ बतानी पड़ेगी आपको। अब एक बात बताओ, ये डायगोनल तो है, लेकिन डायगोनल कैसा है? ये इधर वाला फेस है, वो पीछे वाला फेस है। विजुलाइज कर पा रहे हो? अब इसकी लेंथ कैसे निकाल पाओगे? 2 तरीके हैं। एक तरीका थोड़ा लंबा है, वो बता रहा हूँ मैं कैसे। अगर तुम ये लेंथ निकाल लो तो ये एंगल कितना होगा? 90। अरे समझ में आ रहा? तो यानी यहाँ ट्रायंगल कैसे बनेगा? देखो, तुम्हें निकालना है DA और ये पॉइंट हो गया M। तुम्हें AD निकालना है, तुम ये लेंथ निकालो, ये निकालो। DM कितना होगा? ये तो A होगा। और ये कितना होगा? ये भी तो अपने क्या होगा? पाइथागोरस लग जाएगा ना इसमें, तो तुम ये लेंथ निकाल लोगे इस ट्रायंगल में। ये निकाल करके तुम फाइंड कर सकते हो। भाई ये हुआ A, ये होगा A, ये होगा √2a। अब √2a यहाँ रखोगे
फिर इसको निकालोगे तो आएगा। ये थोड़ा लंबा तरीका हो गया, समझ में आया। दूसरा तरीका हमने वेक्टर पढ़ा है ना अच्छे से, वेक्टर लगाओ, देखो एक लाइन में आंसर पाओगे तुम थोड़ा से। कैसे समझो, इसको कहो तुम 0 0 0। चलो अब हमारे पास हमने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ा हुआ है, बताओ भाई, आई कैप, जे कैप और के कैप। वो इधर से 0 से लेफ़्ट चला, यानी यहाँ से इधर चला एक्स डायरेक्शन में, तो क्या होगा, प्लस आई या माइनस आई, माइनस आई। और कितना डिस्टेंस चला, ए, तो ये हो गया माइनस ए आई कैप, सही लिखा। फिर वो गया ऊपर, ऊपर तो प्लस वाई की तरफ, यानी प्लस ए जे कैप, ए जे कैप। फिर वो आगे नहीं आ रहा, आगे आता तो प्लस के होता, पीछे जा रहा तो माइनस ए के कैप। ये हो गया, इसने चला है डिस्प्लेसमेंट, और ये अभी वेक्टोरियल है। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो। हाँ, ये मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्या नाम है इसका, ए डी। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हाँ, अंडर रूट तीनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। प्लस माइनस से घबराना नहीं, सब में स्क्वायर लगता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 ए स्क्वायर अंडर रूट 3 ए, यही आंसर होगा। बताओ कितना देर लगा, बस इसको तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम ये अगर लिख दिए ना, तुम कहोगे अच्छा अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, तुम सीधे सीधे कह दोगे। अभी तो तुमने एक कैलकुलेट किया है, जब इसको सॉल्व करोगे ना तब ये आएगा। चलो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए डी की भी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 ए का स्क्वायर। देखो कितना आ रहा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, क्या आ गया, अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, वही तो आ रहा। लेकिन उसमें क्या होगा, दो बार तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक ये फाइंड करो, फिर यहाँ लिखो, फिर एक ट्रायंगल फाइंड करो। तो ये डायगोनल किसका है, ये क्यूब का डायगोनल है। किसका डायगोनल है, क्यूब का डायगोनल। लेकिन वेक्टर लगाते देखो कितना आसान हो गया। तो ये बेनिफिट है वेक्टर पढ़ने का, समझ में आ गया। चलो इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से नोट कर लो इसको, है ना। नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ना।